कहानी की शुरुआत में हम रीरी विलियम्स को देखते हैं। वो अपना खुद का आयरन सूट बनाकर टोनी स्टार्क की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वो अपने बनाए हुए गैजेट्स दूसरे स्टूडेंट्स को बेचकर उनसे पैसे कमाया करती है। लेकिन एक प्रोटोटाइप बनाते हुए रीरी से कुछ गलती हो गई, जिससे लैब में शॉर्ट सर्किट हुआ और इस हादसे में प्रोफेसर विली किस का हाथ टूट गया। MIT कॉलेज की डीन चोई रीरी को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम पिछले 4 सालों से यहाँ हो और तुम डिग्री पूरी करने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही। मैंने तुम्हारा काफी साथ दिया, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम इस एरिया के सारे बच्चों के होमवर्क करके उन्हें प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें बिगाड़ रही हो। रीरी अपनी गलती मानकर पढ़ाई पर ध्यान देने का वादा करती है, मगर डीन चोई ने उसे कॉलेज से निकाल दिया। रीरी ने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से एक आयरन सूट बनाया था, इसीलिए वो सूट लेकर अपने घर की तरफ चली गई। वहीं जॉन अपने दोस्तों के साथ चोरी कर रहा था, पर उसका साथी स्टुअर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक तरह से बंद नहीं कर पाता, जिस वजह से उनके गेट को हाथ लगाते ही अलर्ट अलार्म चालू हो गया। गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए वहां आते हैं, पर ब्लड सिबलिंग्स ने उन्हें पीटकर अपना काम पूरा कर लिया। सब अपने बॉस पार्कर के पास जाते हैं, जिसका कोड नेम पार्कर था। वो जॉन से कहता है कि अगर स्टुअर्ट काम नहीं आ रहा तो उसे टीम से निकाल दो, पर उससे पहले हमें उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। तभी रीरी अपना आयरन सूट लेकर उनके पास से गुजरती है, जिसे देखकर पार्कर ने उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला ले लिया। रीरी अपने घर पहुंचने वाली थी, पर उससे पहले सूट के AI ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से वो जमीन पर आ गिरी। उसका सूट पूरी तरह से डैमेज हो गया था, इसीलिए वो लेंटन की गाड़ी में अपना सूट रखकर घर आती है। घर पर उसकी माँ रोने की कुछ दोस्त भी मौजूद थी। वो सब रीरी के बारे में ही बात कर रही थी। उसकी हालत देखकर रोनी काफी घबरा गई। वो कहती है कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया, पर तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? रीरी उनकी बातों से परेशान हो गई थी। तभी उसका दोस्त एक्स जेवियर वहां गया। मौके का फायदा उठाकर रीरी उसके साथ घर से बाहर चली गई। एक्स जेवियर रीरी को उसके सौतेले पापा गेरी के गैराज पर लेकर जाता है। उनकी मौत के बाद वहाँ गेरी और एक्स जेवियर की बहन लेटली की पेंटिंग बनाई गई थी। दरअसल कुछ वक्त पहले गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। उस हादसे में गेरी और नेटली की मौत हो गई। उस पेंटिंग को देखकर रीरी को गेरी और नेटली की याद आती है और वो भावुक हो गई। एक्स जेवियर कहता है कि तुम हमेशा गेरी के साथ मिलकर अपनी पुरानी गाड़ी की मरम्मत किया करती थी, पर आखिर अब वो गाड़ी कहाँ है? रीरी बताती है कि मुझे सूट बनाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। दोनों घर आ गए। एक्स जेवियर उसे गानों की एक मिक्स टेप देता है और रीरी अपने घर चली गई। जॉन उसके घर के बाहर खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा था। अगले दिन रीरी एक्स जेवियर के साथ एक जंक पार्ट शॉप पर चली गई, पर उसके पास पुराने पार्ट्स खरीदने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो शॉप के मालिक जिम के पास गई। रीरी को देखकर जिम काफी खुश था और उसकी तारीफ करने लगा। रीरी उसे उधार पार्ट लेने के बारे में पूछने लगी। तभी जॉन ने वहां आकर सारे पार्ट्स के पैसे दे दिए। वो कहता है कि तुम ऐसे कबाड़ खाने से सामान खरीदने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम्हें स्टार्क इंडस्ट्रीज जैसी किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि तुम टोनी स्टार्क से ज्यादा स्मार्ट हो। रीरी कहती है कि हम दोनों अभी मिले और टोनी ने साइंस के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, तो मैं उसकी बुराई करने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसके अलावा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं टोनी की बराबरी कर सकूं। जॉन उसे एक एड्रेस देकर कहता है कि हम दोनों की सोच काफी मिलती है और मैं एक बंदे के साथ काम करता हूँ। अगर तुम्हें काम की जरूरत हो तो इस पते पर आ जाना। ये कहकर वहाँ से चला गया। कुछ वक्त बाद रीरी भी उस पते पर चली गई। वो एक लिफ्ट की मदद से सेकंड फ्लोर पर जाने लगती है, पर अचानक लिफ्ट बंद हो गई। उसके बटन खुलकर नीचे गिर गए। अंदर एक टाइमर चलने लगा। वहाँ एक डिवाइस भी था जिसके अंदर से जहरीली गैस निकलने लगती है। पार्कर रीरी से कहता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट है, जिसके बाद तुम लिफ्ट के अंदर सांस नहीं ले पाओगी। उससे पहले तुम्हें इस डिवाइस को खोलकर ऑक्सीजन मास्क निकालना होगा। रीरी ने मास्क ना निकालकर लिफ्ट के तारों को जोड़कर लिफ्ट शुरू कर दी, जिसकी मदद से वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई। वो एक हैंडल का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। उसे पार्कर पर काफी गुस्सा आ रहा था। पार्कर कहता है कि मुझे तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये सब तुम्हारा इंटरव्यू था और तुमने स्टुअर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रीरी ने स्टुअर्ट के बारे में सुना था, जिससे वो खुश हो गया। रीरी वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पार्कर उसे एक रूम में ले जाकर पैसों से भरा बॉक्स दिखाता है, जिसे देख
देखकर रीरी दंग रह गई। पार्कर उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि अगर तुम अगले 3 प्रोजेक्ट में हमारा साथ दोगी तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। रीरी कहती है कि इन पैसों को देखकर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट गैर कानूनी होंगे और मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती। पार्कर कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम किसी को चोट नहीं पहुँचाते, हम सिर्फ चोरी, धमकी देना और वसूली का काम करते हैं। रीरी पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों करते हो। पार्कर कहता है कि आखिर तुम आयरन सूट क्यों बनाती हो, इसके पीछे तुम्हारी अपनी कोई वजह होगी, इसी तरह मेरे पास भी एक वजह है। रीरी को परफेक्ट आयरन सूट बनाकर दुनिया के सामने खुद को साबित करना था, इसीलिए उसने पार्कर के साथ हाथ मिला लिया। पार्कर को अपने अगले मिशन के लिए आयरन सूट की जरूरत थी, इसीलिए रीरी घर आकर सूट तैयार करने लगी। काम करते हुए वो परेशान हो गई थी, इसीलिए वो एक्स जेवियर की दी हुई मिक्स टेप सुनने लगी, लेकिन उसके अंदर नेटली की रिकॉर्डिंग थी, जिसे सुनकर रीरी को रात याद आती है जब नेटली और गेरी मारे गए। वो तीनों गेरी के गैराज में काम कर रहे थे, मगर अचानक वहाँ गोलियां चलने लगी। गेरी ने रीरी को कार के पास बिठा दिया और वो नेटली को पकड़कर बैठ गए, पर वो दोनों गोलियों की चपेट से बच नहीं सके। रीरी से इमोशनल होकर रोने लगी। रोनी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर रीरी ने उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि वो उसे गेरी का गैराज साफ न करने की वजह से बुरा भला कहने लगी। दूसरी तरफ पार्कर जॉन से कहता है कि हमें कल शीला से टनल प्रोजेक्ट पर साइन करवाने होंगे। 2 और प्रोजेक्ट के बाद हमारा असली मकसद शुरू होगा। जॉन उसकी पीठ पर टैटू बनाने लगता है। दरअसल अपने मैजिक हुड को इस्तेमाल करने की वजह से पार्कर कमजोर होता जा रहा था और उन निशानों को छिपाने के लिए अपनी पीठ पर टैटू करवाता, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। जॉन उसे टैटू के लिए मना करता है, मगर पार्कर ने उसकी एक ना सुनी। रीरी दोबारा आयरन सूट को ठीक करने में लग गई। वो शूरी के गिरियोड सिस्टम का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट एआई बनाना चाहती थी, इसीलिए वो कंप्यूटर को अपने दिमाग से जोड़कर एआई बनाने लगी। उसे नेटली की यादें आने लगी और उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने नेटली का होलोग्राम था। उसे देखकर रीरी नीचे गिर गई। वो कहती है कि तुम असली नहीं हो सकती। नेटली कहती है कि आखिर तुम ये किस तरह की बात कर रही हो, मैं असली हूँ। वो चीजों को छूने की कोशिश करती है, पर होलोग्राम होने की वजह से किसी चीज को टच नहीं कर पाती। उसे समझ में आ गया था कि वो एक एआई है। रीरी कहती है कि भले ही तुम नेटली की तरह दिखाई देती हो, पर मैं तुम्हें नेटली नहीं बुलाऊंगी। नेटली कहती है कि तुम मुझे न्यूरो ऑटोनमस टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी इंटेलिजेंस एटेंटी बुला सकती हो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म नेटली होगा। रीरी कहती है कि तुम खुद को जो चाहे वो बुला लो, पर मैं तुम्हें डिलीट करने वाली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने गलती कहाँ कर दी जो ये ग्लिच हो गया। नेटली पूछती है कि आखिर तुम मुझे डिलीट क्यों करना चाहती हो। रीरी कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं वकांडा के गिरियोड की तरह एक एआई बनाऊंगी जो मेरे सूट को बेहतर बनाने में मेरी मदद करेगा, पर पता नहीं मुझे अपनी मरी हुई बेस्ट फ्रेंड का होलोग्राम क्यों दिख रहा है। पार्कर उसे मिलने के लिए बुला रहा था, इसीलिए वो नेटली को कमरे में छोड़कर जाने लगी। एक्स जेवियर पहले से उसके घर में था। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात हम दोनों साबा इवेंट में जाएं। रीरी इसके लिए मान गई। वो तुरंत पार्कर और उसकी टीम के पास आ जाती है। पार्कर रीरी को अपनी टीम से मिलवाता है, जिसमें मेट्रीपुर का हैकर, स्लग, ब्लड सिबलिंग्स, रोज और जेरी, पायरोटेक्निक्स स्पेशलिस्ट, क्लाउन थी, आखिर में जॉन, जिसने अपने ही पेरेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। जॉन सबको बताता है कि आज रात टनल प्रोजेक्ट की सीईओ शीला एक प्रैक्टिस डेमो शुरू करने वाली है। हम प्रैक्टिस के बीच एक रुकावट डालकर सिस्टम को बंद कर देंगे, जिसे हमारे अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। स्लग रीरी को एक पेन ड्राइव देकर कहता है कि इस पेन ड्राइव के अंदर एक वायरस है, तुम्हें इसे टनल के मोबाइल एक्सेस पॉइंट पर लगाना होगा, जिससे मैं पूरा सिस्टम शट डाउन कर सकूं। रीरी घर आकर अपने सूट को ठीक करने लगी, पर दोबारा किसी गड़बड़ की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। रीरी को समझ नहीं आ रहा है कि सूट को किस तरह ठीक किया जाए, इसीलिए वो स्टुअर्ट को फोन लगाकर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर स्टुअर्ट ने उसका फोन नहीं उठाया क्योंकि रीरी की वजह से उसकी नौकरी चली गई। नेटली कहती है कि मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि यहीं पास में एक इलीगल पार्ट्स डीलर मौजूद है और उसका नाम जो है। उसके पास तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। रीरी उससे जो का एड्रेस मांगती है, जिससे नेटली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो रीरी को अपने बचपन की बात बताने लगी, जिससे रीरी बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर तुम्हें हमारे बचपन की बातें कैसे पता। नेटली उसकी बात का जवाब नहीं देती। रीरी को जो के फोन का पता मिल गया। वो नेटली को लैपटॉप में कैद कर देती है। वो
लैंडन से उसकी गाड़ी उधार लेकर उसमें अपना सूट रख देती है और सीधा जो से मिलने के लिए चली गई। उसने जो को अपना आयरन सूट बता दिया और उसके घर में सामान ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिलता। जो कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है कि जो शख्स मुझसे पहले यहाँ रहता था वो ब्लैक मार्केट पर अपना एड्रेस बदलना भूल गया और तुम गलती से यहाँ चली आई। रीरी कहती है कि मैंने अभी तक ब्लैक मार्केट का नाम नहीं लिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वो चीजें हैं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं FBI को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। जो बहुत ही ज्यादा डर गया था वो रीरी को लेकर अपने खुफिया अड्डे की तरफ जाने लगा। रास्ते में अचानक रोने लगता है। रीरी पूछती है कि क्या तुम मेरे ब्लैकमेल करने की वजह से रो रहे हो? जो कहता है कि मुझे दिन में 10 बार ब्लैकमेल किया जाता है और मुझे इस चीज से कोई परेशानी नहीं, मैं बस अपना सारा सामान ऐसे ही किसी अनजान को नहीं देना चाहता। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे असली चेस्ट रिप्सलर ट्रांसमीटर ढूंढने में कितना वक्त लगा। रीरी कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं और तुम्हें इतने सारे लोग ब्लैकमेल करते हैं, पर तुम्हें अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा। जो कहता है कि तुम्हारे पास खतरनाक आयरन सूट है, तुम्हारे लिए ये सब कहना काफी आसान होगा, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। रीरी कहती है कि तुम्हारे अंदर भी काफी खूबियां होगी, तुम्हें बस उन्हें पहचानना होगा। सब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, पर तुम इस तरह किसी को भी अपनी सच्चाई का फायदा नहीं उठाने दे सकते। जो उसकी बातों से काफी खुश था वो म्यूजिक चला देता है। रीरी को भी वो गाना काफी पसंद था, दोनों साथ मिलकर गाना गाने लगे। नेडली लैपटॉप में अपनी और रीरी की फोटोज देखकर काफी खुश थी, पर वो अंदर कैद रहकर परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो सारे सिक्योरिटी कोड ब्रीच करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो गलती से एक प्रोजेक्टर से होकर रोनी के सामने चली गई। उसे देखकर रोनी डर गई, पर नेडली ने उसे बताकर शांत कर दिया। वो कहती है कि रीरी ने मुझे बना तो दिया, पर वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। रोनी कहती है कि रीरी बचपन से ही ऐसी है, अगर तुम्हें उसकी जिंदगी में जगह बनानी है तो तुम्हें जबरदस्ती घुसना होगा, क्योंकि प्यार से वो तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाली। जो रीरी को अपने खुफिया अड्डे पर लेकर आ गया, वो अपने बायोमेट्रिक्स की मदद से सीक्रेट बंकर का दरवाजा खोल देता है। रीरी सामान लेकर अपने सूट को ठीक करने लगी। वो पूछती है कि अगर कोई इंसान खुद पर ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके AI बना ले तो तुम्हारा इस पर क्या कहना होगा? जो कहता है कि इंसानी दिमाग को स्कैन करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत होती है कि पूरा डिवाइस पिघल जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा AI बना लेता है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसे इस्तेमाल करे। और वो पूछता है कि तुम्हारे सूट का आर्क रिएक्टर कहाँ है? रीरी बताती है कि आर्क रिएक्टर को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मेरा सूट सोलर और विंड पावर से चलता है। उसे पार्कर का मैसेज आ गया, इसीलिए वो सूट पहनकर सीधे क्लाउन के पास चली गई। क्लाउन ने अपने डिवाइस की मदद से एक खड्डा कर दिया, जिसकी मदद से रीरी टनल के अंदर पहुंच जाती है। जॉन ने ब्लड सिबलिंग्स के साथ मिलकर टनल के कंट्रोल रूम को अपने काबू में कर लिया था। रीरी पेन ड्राइव लगाने के लिए जा रही थी, मगर अचानक नेडली उसकी स्क्रीन के सामने आ गई, जिस वजह से वो उसके हाथ से पेन ड्राइव गटर के अंदर गिर गई। नेडली कहती है कि मेरे पास सिस्टम को शट डाउन करने का दूसरा तरीका है, बस तुम्हें अपने MRF डिवाइस बंद करके किसी प्लेटफॉर्म पर चिपकना होगा। उसकी बात मानकर रीरी MRF बंद करके प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी। स्लग को पता चल गया था कि रीरी ने पेन ड्राइव गिरा दिया। रीरी एक प्लेटफॉर्म के नीचे जाकर चिपक गई। नेडली उसे बताती है कि अगर तुम कार को प्लेटफॉर्म से हटा दो तो सिस्टम रिबूट होगा, उस वक्त तुम्हारे साथी को सिस्टम शट डाउन करना होगा। रीरी स्लग से कहती है कि मेरे सिग्नल देते ही तुम्हें सिस्टम को शट डाउन करना होगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2.5 सेकंड का वक्त होगा, अगर सिस्टम रिबूट हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो अपने सूट के हाथ को प्लेटफॉर्म के अंदर भेजकर कार को प्लेटफॉर्म से अलग करने लगी। वो प्लेटफॉर्म से नीचे दबने वाली थी, पर उससे पहले उसने कार को अलग कर दिया। सिस्टम रिबूट होने लगता है, लेकिन उससे पहले स्लग ने सिस्टम शट डाउन कर दिया। शीला एक कार में बैठकर जा रही थी, पर सिस्टम शट डाउन होने की वजह से वो एक जगह पर रुक गई। तभी पार्कर मैजिक से वहां गया। वो शीला को एक कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि मेरी टीम ने तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लिया और इस वक्त टनल पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम मुझे और मेरी टीम को 6 फिगर सैलरी और हाईवे से होने वाले फायदे दोगी। अगर तुम इन सब के लिए तैयार हो तो इस पर साइन कर दो, वरना मैं पूरे मीडिया को बता दूंगा कि मेरी टीम ने टनल को हैक कर लिया। इससे तुम्हारी पूरी डील खत्म हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। शीला के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। काम पूरा होते ही सब वहाँ से जाने लगे। रीरी भी टनल से बाहर आकर नेडली से बात करने लगी। वहाँ एक गार्ड आ गया। वो रीरी पर गन पॉइंट करके उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। गन देखकर नेडली शॉक में जाकर ग्लिच करने लगी। रीरी उसे हेलमेट बंद करके
आगे सूट का कंट्रोल मांगती है, पर नेडली शौक में होने की वजह से एक जगह पर खड़ी थी और अचानक सूट के अंदर चली गई। गार्ड रीरी पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी पार्कर ने वहां आकर गोली चला दी। गोली रीरी के सूट पर लगने वाली थी, पर पार्कर ने मैजिक की मदद से गोली को घुमाकर गार्ड की तरफ कर दी। गोली गार्ड के कंधे पर जा लगी, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा। पार्कर रीरी के साथ अपने अड्डे पर आ गया। सब मिशन पूरा होने की खुशी में पार्टी कर रहे थे, पर रीरी को उस गार्ड की फिक्र हो रही थी। वो क्लाउन से पूछती है कि क्या तुम पार्कर या उसके मैजिकल हुड के बारे में कुछ जानती हो। क्लाउन कहती है कि मैंने सुना है कि उसने किसी शैतान से लड़कर उस हुड को छीना है। एक बार मैंने उसे बिना शर्ट के देखा और उसके शरीर पर अजीब तरह के स्केल्स थे। तभी पार्कर वहां गया। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हो, पर उसके लिए हमें उन ऊपर बैठे लोगों की आंखें खोलनी होगी। पार्टी खत्म होने के बाद रीरी बाहर चली गई। वो अपने सूट को भी वहाँ बुला लेती है और नेडली से पूछती है कि आखिर तुम्हें अपनी मौत वाली रात के बारे में क्या याद है। नेडली कहती है कि मुझे उस बारे में कुछ खास याद नहीं, पर अभी मैं तुमसे पार्कर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आज मैंने उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस की और मेरे स्कैन करने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चला। रीरी कहती है कि एलियन और विजार्ड ये सब चीजें नॉर्मल है। अभी मुझे इस चीज की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है कि मेरे एआई को पैनिक अटैक आ रहे हैं। सब बातें करने के बाद वो एक्स जेवियर के पास साबा इवेंट में चली गई। दोनों साथ में काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। इसके बाद रीरी अपने घर आ गई। रोनी पूछती है कि आखिर तुमने नेडली के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया और क्या तुम गेरी का भी एआई बना सकती हो। रीरी कहती है कि मुझे माफ करना, पर मैं अपनी मर्जी से एक इंसानी एआई नहीं बना सकती। मैजिक हुड इस्तेमाल करने की वजह से पार्कर की पीठ पर निशान बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। जॉन उसकी हालत देखकर काफी घबरा गया। वो उसे हुड का इस्तेमाल करने से मना करता है। पार्कर कहता है कि उसने जो मेरे साथ किया मैं उसी की कीमत चुका रहा हूँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने जॉन को बाहर भेज दिया। रीरी अपनी टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट में मिले पैसों के साथ मजे करने लगी। जॉन और पार्कर वहाँ मौजूद नहीं थे, इसीलिए क्राउन मैजिकल हुड पहनकर उसे देखने लगी। रीरी पूछती है कि क्या हम इसे अभी चेक कर सकते हैं ताकि हमें पार्कर की शक्तियों के बारे में पता चल जाए, लेकिन तभी जॉन वहाँ गया। वो क्लाउन को पकड़कर टेबल पर पटक देता है। रीरी उससे बहस करने लगी, मगर पार्कर ने वहाँ आकर उसे रोक दिया। वो जॉन को शांत कर देता है। स्लग अगले मिशन के बारे में बताता है कि हमें हेयरलूम के सीईओ हंटर मेसन को निशाना बनाना है। उसने पुराने बीजों को हाईटेक फार्मिंग से जोड़कर फार्मिंग की दुनिया ही बदल दी, जिसकी वजह से गरीब किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पता चला है कि हेयरलूम के अंदर ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो उस हर एक मेटल का पता लगा लेंगे जिनसे बीजों और प्लांट्स को खतरा हो। इसीलिए हम हेयरलूम के अंदर कोई हथियार या मेटल नहीं ले जा सकते। रीरी पार्कर को कमरे में ले जाकर पूछती है कि आखिर तुम इन लोगों को लूट कर क्या करना चाहते हो। क्या तुम मुझे एक क्रिमिनल बनाना चाहते हो? पर मैं इस दुनिया के लिए कुछ यादगार बनाना चाहती हूँ। पार्कर कहता है कि जिसने भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया उसके लिए चीजों का सही या गलत होना मायने नहीं रखता। जब मेरे पास हुड नहीं था मेरी कोई औकात नहीं थी, पर हुड मिलने के बाद कोई मुझे रोक नहीं सकता। रीरी पूछती है कि आखिर ये काम कैसे करता है, वो वाइब्रेनियम है या कोई पिम टेक्नोलॉजी। पार्कर कहता है कि मेरा हुड एक जादू है, मैं नहीं जानता ये कैसे काम करता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसकी मदद से मैं अपने लोगों की हिफाजत कर सकता हूँ और ये मेरे लिए काफी है। रीरी वहाँ से अपने घर चली आई। जो उसके घर आ गया उसके पास कुछ ब्लूप्रिंट्स थे। वो रीरी से कहता है कि जब से मैंने उन गैजेट्स को छुआ है मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आए हैं। रीरी को उसके आइडियाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी मॉम को सारी चीजें बता दूंगा, इसीलिए कल चुपचाप मेरे घर आ जाना। वो ब्लूप्रिंट्स देकर वहाँ से चला गया। नेडली ने आयरन सूट पर अपना कंट्रोल कर लिया और वो रीरी को सूट अपग्रेड नहीं करने दे रही थी। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। रीरी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो घूमने के लिए मान गई। नेडली ने खुश होकर एक रात में ही सूट को अपग्रेड कर डाला। अगले दिन रीरी अपने पेंडेंट में एक डिवाइस फिट कर लेती है जिसकी मदद से नेडली बिना आयरन सूट के उसके साथ कहीं भी जा सकती थी। दोनों नदी किनारे बैठकर बहुत बातें करती है और फिर गेरी के गैराज में चली गई। नेडली खुशी से इधर उधर घूम रही थी, मगर रीरी को बार बार सिर्फ उसकी मौत की बात याद आती है, जिससे उसे पैनिक आ गया। लेकिन नेडली ने उसे समझाकर शांत कर दिया। रीरी घर जाती है, वहाँ पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। ऑफिसर उसे स्टुअर्ट की फोटो दिखाकर पूछती है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है, हमें फ्लैट में इसकी लाश मिली है और आखिरकार
तुमने इसे फोन लगाया था। रीरी कहती है कि हम एक जॉब इंटरव्यू में मिले थे और वहीं हमने एक दूसरे के नंबर लिए। मैंने उसे फोन लगाया था पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस वहाँ से चली गई। स्टुअर्ट की मौत से रीरी बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसे समझ में आ गया था कि पार्कर ने स्टुअर्ट को मरवाया होगा। वो कहती है कि मुझे पार्कर को रोकने के लिए उसका मैजिक हुड चाहिए। उसने खुद कहा था कि पार्कर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, जो कि ब्लूप्रिंट्स में बायोमेश स्किन मटेरियल्स का प्रोटोटाइप था। रीरी उस प्रोटोटाइप को समझकर जो के पास चली गई, जो एक चिप को हाथ में लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी एक गलती की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई। रीरी उस चिप को निकालने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बायोमेश स्किन का मॉडल चाहिए, मैं उसे टेस्ट करके वापस कर दूंगी। वो उसके लिए दवाइयां ढूंढने लगती है, मगर उसने गलती से जो के डेड की अस्थियों को जमीन पर गिरा दिया। अस्थियों के बैग पर ओबेडाइन एस लिखा हुआ था, जिससे रीरी काफी हैरान हो गई। वो पूछती है कि तुम्हारे डेड का नाम ओबेडाइन था और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम लाखों के डिवाइस खरीद सको, आखिर तुम हो कौन? जो बताता है कि मैं इज़ीकियल जिक स्टेन हूँ। इससे रीरी के होश उड़ गए। वो कहती है कि इसका मतलब तुम स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ ओबेडाइन स्टाइन के बेटे हो। तुम्हारे डेड तो होवर्ड स्टॉक के दोस्त है और टोनी स्टार्क के मेंटोर थे। उनकी डेथ एक प्लेन हादसे में हुई थी। जिक बताता है कि प्लेन केस की बात झूठी थी। असलियत में डेड टोनी स्टार्क को मारने की कोशिश में मारे गए। अब मैं उनकी तरह ना बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सब चीजें छोड़कर अपनी असलियत छिपाकर यहाँ चला आया। अब तुम भी मेरे डेड की तरह एक सूट लेकर यहाँ गई, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम बहुत ही ज्यादा होनहार हो, तो आखिर आयरन सूट के चक्कर में क्यों पड़ी हो? क्या तुम भी आयरन मैन की फैन हो? रीरी बताती है कि मेरे स्टेप डैड गैरी आयरन मैन के बहुत बड़े फैन थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी के बिना अपने डेड की तरह नहीं बन सकते। जिग उसे बायोमेक स्किन देकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर ये सब चीजें मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदी है। अगर किसी को इनके बारे में पता चल गया तो मैं जेल की सलाखों के पीछे जा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। मैं बिना वजह जेल नहीं जाना चाहता। रीरी बायोमेश स्किन लेकर अपनी टीम के साथ चली गई। सब अपने हथियार और मेटल से बनी चीजों को उतार देते हैं, पर रीरी ने बायोमेश स्किन के नीचे एक लेजर छिपा रखी थी। स्लग ने हेयर लूम के कैमरे बंद कर दिए। ब्लड सिबलिंग्स ने मौके का फायदा उठाकर गार्ड्स पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। क्लाउन भी उनके ग्रीन हाउस के अंदर चली गई। रीरी सूट को नेडली के कंट्रोल में देकर वाटर टनल से होते हुए हंटर मेसन के कमरे में चली जाती है। पार्कर पहले से वहां मौजूद था। रीरी लेजर की मदद से पार्कर का हुड काटने लगी, जिससे सेंसर्स में हलचल होने लगती है। हंटर मेसन पार्कर को एक चेक देकर वहां से जाने के लिए कहता है, मगर पार्कर ने चेक नहीं लिया। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, लेकिन हंटर मेसन ने मना कर दिया। पार्कर के कहने पर स्लग ने फायर डिटेक्टर्स को बंद कर दिया। क्लाउन ब्लड सिबलिंग्स के साथ मिलकर हंटर मेसन से खास प्लांट्स में आग लगा देता है। रीरी के लगातार लेजर इस्तेमाल करने की वजह से अलार्म सिस्टम चालू हो गया, जिस वजह से ग्रीन हाउस हेयर लूम से अलग होकर लॉक हो गया। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे उन सबको सांस लेने में परेशानी होती है और उनका दम घुटने लगा। हंटर मेसन पार्कर को गोली मारने वाला था, पर पार्कर ने गायब होकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मार दिया। गार्ड्स वहाँ आते हैं और पार्कर उन्हें भी मारने लगा। रीरी को हुड का टुकड़ा मिल गया था और वो ऐसी वेंट की मदद से वहाँ से भागने लगी, पर सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वेंट भी बंद हो गए। रीरी नेडली से कहती है कि तुम दूसरे साथियों की मदद करो, वरना उन्हें मेरे ऊपर शक हो जाएगा। वो वेंट से बाहर निकल गई, मगर जॉन वहाँ गया और उसे पार्कर का टुकड़ा दिख गया था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो रीरी को मारने की कोशिश करने लगा। रीरी बहुत मुश्किल से खुद को बचाती है, पर इस बीच बायोमेश स्किन वहीं गिर गई। नेडली दूसरे साथियों को ग्रीन हाउस से बाहर निकालकर उसके पास आ गई। रीरी सूट पहनकर वहाँ से चली जाती है, पर जॉन अंदर कैद हो गया। दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो गई। सब बोट में बैठकर निकलने लगते हैं। पार्कर रीरी से जॉन को ढूंढने के लिए कहता है। रीरी ग्रीन हाउस को स्कैन करके बताती है कि जॉन ग्रीन हाउस के अंदर कैद है और उसकी सांसें नहीं चल रही। पार्कर का इससे दिल टूट गया। रीरी अपने घर आ गई। उसे जॉन के मरने का काफी अफसोस था, पर फिर भी उसे पता चलता है कि उसने बायोमेश स्किन भी हेयरलूम में गिरा दी। वो अपनी गलती को लेकर जोर जोर से रोने लगी। पार्कर को भी जॉन की मौत का बहुत अफसोस था। वो हुड को फेंक कर कहता है कि मैंने और जॉन ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। तभी उसे जॉन का इल्यूजन दिखने लगा, जिसमें रीरी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पार्कर समझ गया था कि रीरी की वजह से जॉन की जान गई है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।